वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज हम देखने वाले हैं लॉ। मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो रात के अंधेरे में एक सुनसान सड़क पर गाड़ी में बैठकर मस्त गप्पे शप्पे लड़ा रहे होते हैं। लेकिन वो लोग अचानक वहां पर ड्यूटी करने वाले एक पुलिस गार्ड को देखकर भागने की कोशिश करते हैं। थोड़ी दूर जाने पर एक नौजवान लड़की जिसका नाम नंदनी है वो उनकी गाड़ी से टकराती है। जब वो लोग गाड़ी से बाहर आकर देखते हैं तो वो लड़की वहीं होती है और काफी डरी हुई है। उसके चेहरे पर जख्म के निशान होते हैं, उसके कपड़े फटे हुए हैं और इन लोगों को देखकर वो लड़की इनसे मदद मांगती है। दरअसल नंदनी का गैंग रेप किया गया है और जिन लोगों ने इसका रेप किया वो लोग इसका पीछा कर रहे होते हैं। जल्द ही वो लोग उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां नंदनी होती है। अब नंदनी उन लड़कों को देखकर काफी डर जाती है और गाड़ी में बैठ जाती है। फिर वो उस कपल को गाड़ी स्टार्ट करने को कहती है। इसके बाद वो लोग गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं और नंदनी को पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर कृष्णामूर्ति को जब नंदनी अपने साथ हुई जाति के बारे में बताती है तो वो उल्टा नंदनी को ब्लेम करता है कि तुम इतनी रात पर सड़क पर क्या कर रही थी। लेकिन कुछ ही देर में नंदनी के फादर वरदान भी वहां पर आ जाते हैं और वो भी नंदनी को किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई करने से रोकते रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला, या फिर शायद वो बदनामी की डर से चुप रहना चाहते हैं। लेकिन नंदनी पुलिस और अपने फादर के रवैये के बावजूद हिम्मत नहीं हारती और कहती है कि मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ और मैं अपने हक की लड़ाई खुद लड़ूंगी, चाहे फिर उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अगले सीन में पुलिस नंदनी को लेकर उसी लोकेशन पर जाती है जहां पे नंदनी का रेप किया गया था। लेकिन पुलिस ऑफिसर इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल भी सीरियस नजर नहीं आता और वो लगातार नंदनी का मजाक उड़ाता रहता है। नंदनी भी पुलिस का ये बिहेवियर देखकर काफी डिसअपॉइंट होती है, मगर वो इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकती सिवाय कोऑपरेट करने के। वो पुलिस को बताती है कि रेप करने से पहले रेपिस्ट ने मेरा फोन छीनकर एक दुकान के अंदर फेंक दिया था। इसके बाद पुलिस ऑफिसर कुछ एविडेंसेस इकट्ठा करने के बाद उस कपल से कहता है कि तुम नंदनी को घर ड्रॉप कर दो और वो नंदनी को कहते हैं कि तुम कल सुबह पुलिस स्टेशन आना ताकि तुम्हारा मेडिकल चेकअप पुलिस स्टेशन में ही करा जाए। वो कपल नंदनी को घर ड्रॉप करने के लिए जाता है, मगर जैसे ही नंदनी अपने घर के अंदर दाखिल होती है तो पीछे से कोई आकर उसके मुंह के ऊपर कपड़ा डाल देता है और नंदनी बेहोश। जब नंदनी की आंख खुलती है तो उसके कपड़े बदले हुए होते हैं और वो अपने बेड के ऊपर होती है। इसके बाद वो अपना मोबाइल चेक करती है और मोबाइल पर डेट देखने के बाद उसे पता चलता है कि वो पिछले एक दिन से सो रही है। ये देखकर नंदनी को काफी गुस्सा आता है। वो समझ आती है कि ये सब मेरे फादर ने मुझे मेडिकल चेकअप करवाने से रोका है। इसके बाद वो अपने फादर के पास जाती है, मगर उनका बिहेवियर अभी भी बहुत इररिस्पॉन्सिबल होता है और वो नंदनी की किसी भी बात का जवाब नहीं देते। अब नंदनी गुस्से में अपनी गाड़ी की चाबी लेकर वहां से पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ती है। फिर यहाँ हम कहानी का एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें नंदनी को बेहोश करने के बाद उसके फादर कुछ पैसे लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस ऑफिसर से कहते हैं कि प्लीज किसी भी तरह नंदनी का मेडिकल टेस्ट डिले कर दीजिए। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और नंदनी जब पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो पुलिस इंस्पेक्टर एक बार फिर इररिस्पॉन्सिबल तरीके से पेश आता है। वो नंदनी से कहता है कि मैंने तुम्हें एक दिन पहले आने को कहा था और साथ ही कपड़े बदलने से भी मना किया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुम्हारे मेडिकल टेस्ट अब नहीं हो सकता, तुम वापस घर चले जाओ। अब इस बात पर नंदनी उसे कहती है कि मेडिकल टेस्ट को 36 घंटों के अंदर करना होता है, तो फिर आप क्यों नहीं कर रहे हैं मेरा टेस्ट। अब इंस्पेक्टर नंदनी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, मगर वहां पर भी नंदनी को अच्छे तरीके से चेक नहीं किया जाता। फिर इसके बाद नंदनी अपने लॉयर और टीचर जगदीश प्रकाश के पास जाती है और वो उसे क्रिमिनल्स को पकड़वाने और उसे इंसाफ दिलाने के लिए बोलती है। नंदनी किसी भी सूरत में उन लोगों को छोड़ना नहीं चाहती है, वो हर हाल में उन मुजरिमों को पकड़वाना चाहती है जिन्होंने उसके साथ ये सलूक किया। इसके बाद वो अपने घर पर जाती है और थोड़ा रिलैक्स होती है। अगले सीन में हम उन 3 क्रिमिनल को देखते हैं जो क्लब के अंदर पार्टी कर रहे होते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने नंदनी का रेप किया था। पार्टी से निकलने के बाद वो लोग एक स्टोर पे ड्रिंक्स करने के लिए रुकते हैं तो वहां नंदनी लेडी पुलिस कांस्टेबल के साथ खड़ी होती है। नंदनी उन तीनों को देखते ही पहचान लेती है और पुलिस इंस्पेक्टर को आवाज देती है, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर उसकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं। तो नंदनी खुद ही उन आदमियों की गाड़ी के पीछे भागना शुरू कर देती है, मगर वो उन लोगों को पकड़ने में कामयाब नहीं होती और ना ही उनकी गाड़ी का नंबर नोट कर पाती है। लेकिन एक पुलिस वाला उन तीनों की शक्ल देखने में कामयाब हो जाता है, मगर वो इस बारे में किसी को नहीं बताता। नंदनी काफी डिसअपॉइंट होकर जब घर वापस आती है तो उसके फादर एक बार फिर उसे इस केस से पीछे हटने को कहते हैं। वो कहते हैं कि इस देश का पूरा सिस्टम करप्ट है, हमें यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा, हमें वापस लंदन चले जाना चाहिए। नंदनी के फादर उसे ये भी कहते हैं कि अगर ये खबर मीडिया और पब्लिक को पता चल गई तो इसमें हमारी कितनी बदनामी होगी, सोचा है तुमने कभी? इसलिए मैं इस केस को बंद कर देना चाहता हूँ। लेकिन नंदनी उनकी बात नहीं मानती और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब इस दौरान नंदनी का साथ देने वाला कोई भी नहीं होता। पुलिस भी अभी तक एविडेंस इकट्ठा करने में कामयाब नहीं हुई है और ना ही वो इस केस को इतना सीरियस ले रही है। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और नंदनी अपनी दोस्त
दशमी के साथ रेस्टोरेंट में जाती है। वो वहाँ पर एक अच्छा टाइम स्पेंड करती है। फिर रात के वक्त नंदिनी के दिमाग में एक ख्याल आता है, क्यों ना सोशल मीडिया की पावर का इस्तेमाल करके मुझे इंसाफ लेना चाहिए। इसके बाद नंदिनी एक लाइव वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें वो अपने साथ होने वाली गैंग रेप के बारे में बहुत सारी बातें बताती है और लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि ये वीडियो मैं लाइक के लिए नहीं बना रही हूँ, ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि मुझे इंसाफ मिले। साथ ही नंदिनी पुलिस के इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के बारे में सब कुछ बताती है कि क्या इन्होंने मेरे साथ किया। अब देखते देखते रातों रात नंदिनी का वीडियो काफी वायरल हो जाता है और काफी सारे लोगों को इस केस के बारे में पता भी चल जाता है। अगली सुबह नंदिनी के फादर काफी गुस्से में होते हैं और उसके रूम में आते हैं। वो वीडियो देखकर काफी गुस्सा होते हैं, मगर नंदिनी काफी खुश होती है क्योंकि उसका वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गया है और पूरे शहर के अंदर लोग उसको इंसाफ दिलाने के लिए उसका साथ देने को तैयार है। अब नंदिनी अपने साथ निकलने वाले लोगों को लेकर कमिश्नर ऑफिस जाती है जहां पर मीडिया भी मौजूद होती है। वो कमिश्नर से रिक्वेस्ट करती है कि मेरे केस को क्राइम ब्रांच को रेफर किया जाए क्योंकि पुलिस तो अभी तक हाथ पे हाथ रखी बैठी है। इसके बाद तो नंदिनी का रेप वाला केस हर न्यूज चैनल की ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है और इस तरह नंदिनी को पब्लिक सपोर्ट हासिल हो जाता है। अब पब्लिक का प्रेशर बनने के बाद कमिश्नर नंदिनी का केस क्राइम ब्रांच के हवाले कर ही देता है और एक निहायत ईमानदार और फेमस ऑफिसर पार्थ सारथी ब्रह्मा को इस केस को सौंप दिया जाता है और कमिश्नर ऑफिसर से ये भी कहते हैं कि तुम्हें इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा और नंदिनी को इंसाफ दिलाना होगा। इसके बाद नंदिनी ऑफिसर से मिलने के लिए आती है क्योंकि अब इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑफिसर को उन रेपिस्ट और उस रात के बारे में सब कुछ बताना होगा। अब वो लोग दोबारा उसी लोकेशन पर जाते हैं और नंदिनी किडनैप होने से लेकर रेप होने तक की सारी डिटेल्स ऑफिसर पार्थ सारथी को बताती है। उस जगह पर सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं। अब तमाम सीसीटीवी फुटेज को देखकर उस कार को ट्रेस करने की कोशिश की जाती है मगर कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद ऑफिसर पार्थ सारथी पुलिस इंस्पेक्टर कृष्णामूर्ति के पास जाता है और उससे भी इस केस से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन लेता है। अब उसी दिन नंदिनी का गुम हुआ फोन भी ट्रेस हो जाता है और जब उसकी लोकेशन चेक की जाती है तो वो लोकेशन उसी दुकान वाले की होती है जहां वो लोग अक्सर आया करते हैं और उसी दुकान में रेपिस्ट ने नंदिनी का फोन फेंका था। पुलिस जब उस दुकान वाले से पूछताछ करती है तो वो दुकान वाला बताता है कि मैंने सिर्फ गाड़ी का सिल्वर रंग देखा था और उस गाड़ी के पीछे एक मॉन्स्टर का स्टिकर भी था। इसके बाद ऑफिसर पार्थ सारथी 24 घंटे के अंदर उन रेपिस्ट को पकड़ने का प्लान बनाता है। अगले सीन में हम नंदिनी को देखते हैं जो पास्ट की बातें याद कर रही होती है। दूसरी ओर ऑफिसर पार्थ सारथी अपनी इन्वेस्टिगेशन को बड़ी तेज कर देता है। वो रेप की जगह पर मिलने वाले एविडेंस और करीब की वाइन शॉप से मिलने वाले फिंगरप्रिंट्स, यहाँ तक कि गाड़ी के टायर्स को भी अच्छे तरीके से जांच करता है। जल्द ही वो तीनों सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने में कामयाब हो जाता है और उन तीनों रेपिस्ट तक पहुंचने का एक मस्त प्लान बनाता है। अब उसको पता चल जाता है कि उन तीनों में से एक एक्स मिनिस्टर का बेटा है। अब पुलिस को उन तीनों रेपिस्ट की लोकेशन मिल जाती है और जब पुलिस उन तीनों को अरेस्ट करने के लिए जाती है तो वहाँ तीनों एक क्लब के अंदर पार्टी कर रहे होते हैं। पुलिस उन्हें पकड़ लेती है जिसके बाद एक्स मिनिस्टर वहां पर अपने बेटे और उसके दोस्तों को छुड़वाने के लिए आते हैं मगर ऑफिसर पार्थ सारथी बताता है कि अब तो आपके बेटे को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। इसके बाद उन तीनों सस्पेक्ट्स को क्राइम ब्रांच में बंद कर दिया जाता है और नंदिनी को वहां रेपिस्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए बुलाया जाता है। वो पहली नजर में उन्हें पहचान लेती है। इसके बाद पार्थ सारथी उन्हें लॉकअप में डाल देता है और नंदिनी ऑफिसर पार्थ सारथी का बड़ा शुक्र अदा करती है। लेकिन उन तीनों रेपिस्ट को क्राइम ब्रांच के अंदर फुल प्रोटोकॉल दिए जाते हैं और ये सब उनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड की वजह से हो रहा होता है। यहाँ पर उन्हें बियर और खाना सर्व करने वाली फैसिलिटी दी जाती है। ये सब करने वाला वही पुलिसमैन होता है जिसने इन्हें स्टोर के बाहर देखा था मगर उसने पुलिस को इस बारे में कुछ नहीं बताया था क्योंकि ये पुलिसमैन पुलिस में तो है लेकिन ये काम एक्स मिनिस्टर के लिए करता है। सीन यहीं से कट होता है और नंदिनी के घर पर कुछ गुंडे जाते हैं और उसको धमकी देते हैं कि अगर तुमने ये केस वापस नहीं लिया तो हम लोग तुम्हें मिलकर मार डालेंगे। अब एक्स मिनिस्टर की तरफ से कमिश्नर को ये ऑर्डर दिया जाता है कि वो फौरन इस केस को बंद कर दे और इस काम के लिए कमिश्नर को 5 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे। कमिश्नर भी पैसे देखकर इस बात के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद कमिश्नर वो ऑफिसर पार्थ सारथी को ये सारी बात बताता है और साथ में इन सबको वार्निंग देते हुए कहता है अगर तुम लोगों ने इस केस को क्लोज नहीं किया तो तुम लोगों की जॉब्स चली जाएंगी। ऑफिसर के पास फिलहाल इस केस को जारी रखने का एक ही तरीका होता है। वो कमिश्नर को अपनी बातों में फंसाकर उसे कहता है कि एक बार चार्जशीट फाइल होने तक का इंतजार करना तो पड़ेगा। इसके बाद इस केस में हम एक बहुत बड़े एविडेंस के मिसिंग होने की वजह से इस केस को बंद कर देंगे। इसके बाद नंदिनी ऑफिसर पार्थ सारथी से मिलने के लिए आती है और बताती है कि मैं किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटूंगी और हर हाल में उन रेपिस्ट को सजा दिलवा के ही रहूंगी। दूसरी ओर एक्स मिनिस्टर अपने बेटे को बचाने के लिए एक बहुत बड़े लॉयर को हायर करता है जिसका नाम है श्याम प्रसाद। लेकिन नंदिनी अपना केस खुद लड़ने का सोचती है और ये उसका फर्स्ट केस है जिसमें उसे अपने आप को ही इंसाफ दिलवाना है। उसके फादर उसे सपोर्ट करने को बोलते हैं मगर ऐसा नजर आता है कि वो इस केस से खुश नहीं है।
अब केस की फर्स्ट हियरिंग होती है और नंदिनी कोर्ट पर पहुंच जाती है और साथ ही श्याम प्रसाद भी। यहाँ पर हम एक न्यू कैरेक्टर सिद्धलिंगा को देखते हैं जो इस केस के जज हैं। केस की फर्स्ट हियरिंग में ही उन रेपिस्ट को बेल मिल जाती है। जज तो नंदिनी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते और रेपिस्ट को केस का फैसला होने तक बेल दे दी जाती है। हियरिंग की सुनवाई वाले दिन पर श्याम प्रसाद नंदिनी को धमकी देता है कि तुम इस केस से पीछे हट जाओ क्योंकि तुम्हारा जिंदा रहना ही तुम्हारे लिए काफी है। लेकिन नंदिनी किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं होती। अगले दिन रात में नंदिनी अकेले ड्राइव कर रही होती है तो वो तीनों रेपिस्ट नंदिनी का पीछा करते हैं। लेकिन नंदिनी अपना दिमाग लगाती है और वहां पर एक लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है जिस पर वो बताती है कि वो रेपिस्ट अभी भी मेरा पीछा कर रहे हैं और साथ ही मैं अपनी लोकेशन भी शेयर कर देती हूँ। जब वो रेपिस्ट नंदिनी के करीब पहुंचते हैं तो वहाँ काफी सारे लोग नंदिनी को बचाने के लिए आ जाते हैं जिसकी वजह से उन रेपिस्ट को वहां से भागना पड़ता है। अब केस की नेक्स्ट हियरिंग में नंदिनी वही वीडियो कोर्ट में चलाती है। कोर्ट एक बार फिर उन तीनों रेपिस्ट्स को कस्टडी में रखने का हुक्म देती है। अब हम ऑफिसर पार्थ सारथी को देखते हैं जो केस के एक विक्टिम जिसकी दुकान में नंदिनी का फोन फेंका गया था उससे मिलने के लिए जाता है और उससे सवाल जवाब करना शुरू कर देता है। इधर केस की नेक्स्ट हियरिंग में ऑफिसर पार्थ सारथी पेश नहीं होते और इस बार भी नंदिनी कुछ प्रूव करने में कामयाब नहीं हो पाती क्योंकि नंदिनी का मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव होता है। इसलिए जज केस की अगली डेट देते हैं। अब नंदिनी इस केस के लिए अपने सर जगदीश से टिप्स लेती है। नेक्स्ट हियरिंग में नंदिनी के साथ ऑफिसर पार्थ सारथी को बुलाया जाता है जिसके बाद कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है और एक्स मिनिस्टर का बेटा कोर्ट में कहता है कि मैं उस रात पार्टी के बाद नशे में था और मैं फार्म हाउस पर ही सो गया। लेकिन इसके बाद नंदिनी उस रात के अपने एविडेंसेस कोर्ट में पेश करती है। नंदिनी उनकी गाड़ी का रंग, टैटू, उनका ब्रेसलेट और उनके डेबिट कार्ड जिसके थ्रू उसने वाइन खरीदी थी वो सभी एविडेंसेस के तौर पर कोर्ट में पेश करती है। मगर फिर भी जज केस की नेक्स्ट हियरिंग का दिन दे देते हैं। अब पुलिस स्टेशन में हम ऑफिसर पार्थ सारथी को देखते हैं जिसके ऑफिस में उसका पर्सनल असिस्टेंट उसे कुछ केसेस की फाइल देता है जिसमें एक केस को देखकर ऑफिसर बिल्कुल हैरान हो जाता है और ये केस है नंदिनी के टीचर जगदीश प्रकाश की बेटी और नंदिनी की दोस्त दशमी प्रकाश का। ऑफिसर ये देखकर सोच में पड़ जाता है और यहाँ कहानी एक इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ जाती है। ऑफिसर पार्थ सारथी कहता है कि नंदिनी ये सब कुछ अपने टीचर के लिए कर रही है। दूसरी ओर श्याम प्रसाद नंदिनी को केस में हराने के लिए एक नया प्लान बनाता है और साथ ही एक्स मिनिस्टर को इस केस के जज को किसी भी तरह ट्रांसफर करने को बोलता है। केस की नेक्स्ट हियरिंग में श्याम प्रसाद केस की हियरिंग शुरू होने से पहले नंदिनी पर इल्जाम लगा देता है और जज से कहता है कि नंदिनी ने रात के वक्त घर में घुसकर चोरी की है और मेरे ऊपर चाकू से हमला भी किया। साथ ही श्याम प्रसाद कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि इस केस को उसकी तरफ फैसला सुनाकर केस को रफा दफा किया जाए। मगर नंदिनी कोर्ट से एक रिक्वेस्ट करती है कि वो एक विटनेस को पेश करना चाहती है जिसके बाद कोर्ट उसकी इजाजत उसको दे देता है। अब नंदिनी कोर्ट में डॉक्टर विमला पाठक को एज अ विटनेस पेश करने की इजाजत मांगती है। कोर्ट उसे इस बात की परमिशन दे देता है और कुछ दिन की मोहलत भी नंदिनी को दी जाती है। इधर श्याम प्रसाद एक्स मिनिस्टर से फोन पर बात करता है और उसे बताता है कि उन 3 लड़कों ने नंदिनी का रेप नहीं किया, नंदिनी किसी और का केस लड़ रही है। यहाँ हम नंदिनी की एक फ्लैशबैक स्टोरी देखते हैं जिसमें नंदिनी अपने टीचर जगदीश प्रकाश से मिलने उसके घर जाती है और यहाँ हमें कहानी का एक नया ट्विस्ट मिलता है। कहानी के फ्लैशबैक में हम उन तीनों रेपिस्ट को देखते हैं जो अचानक जगदीश के घर पर हमला कर देते हैं और उसे एक पंखे के साथ लटका देते हैं। इसके बाद तमाम लोगों को यह पता चलता है कि फेमस लॉयर जगदीश प्रसाद ने सुसाइड कर ली है, मगर हकीकत में जगदीश प्रसाद जिंदा होते हैं और ये बात सिर्फ नंदिनी जानती है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और नेक्स्ट हियरिंग में डॉक्टर विमला को कोर्ट में पेश किया जाता है तो वो विक्टिम के टेस्ट और विक्टिम के पास से मिलने वाले फिंगरप्रिंट से किए जाने वाले टेस्ट के बारे में कोर्ट को सब कुछ बताती है और कहती है कि मैं इस रेप की विटनेस हूँ। डॉक्टर विमला की फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के मुताबिक नंदिनी का गैंग रेप किया गया है। यहाँ पर हमें कहानी का एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें नंदिनी अपने फ्रेंड्स के साथ इस केस के बारे में प्लान कर रही होती है कि वो एक फेक रेप केस प्लान करेगी जिसमें उसे एक डॉक्टर की दरकार होगी और इसके बाद कोर्ट फिर से फाइनल हियरिंग के लिए अगली डेट दे देता है। अगले सीन में हम ऑफिसर पार्थ सारथी को देखते हैं जो एक्स मिनिस्टर नंदिनी के फॉल्स एलिगेशन के बारे में बता रहा होता है। ऑफिसर मिनिस्टर से कहता है कि मैं नंदिनी के इन झूठे आरोपों के पीछे का रीजन जानता हूँ। यहाँ पार्थ सारथी को पता चल चुका है कि नंदिनी ने ये केस झूठा फाइल किया, मगर इसके पीछे का रीजन हम अभी तक नहीं जान पाए। इसलिए पार्थ सारथी अगले दिन नंदिनी को एक जगह मिलने के लिए बुलाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी इंटेलिजेंस से काफी प्रभावित हुआ, मैं जान चुका हूँ कि तुमने हमारे साथ कौन सा गेम खेला है। वो नंदिनी से ये भी कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये केस झूठा है, लेकिन तुमने बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस के साथ एक्स मिनिस्टर के बेटे और उसके दोस्तों के खिलाफ एविडेंसेस बनाए और नंदिनी इस काम में तुम्हारे दोस्त और मिनिस्टर के बेटे के दोस्त ने भी तुम्हारी मदद की है और इसी तरह तुमने उन तीनों के फिंगरप्रिंट्स और डेबिट कार्ड को हासिल किया ताकि तुम एक झूठा केस बना सको। फिर यहाँ नंदिनी पार्थ सारथी को सारी सच्चाई बताती है और हम कहानी में एक और फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें नंदिनी को हायर स्टडीज के लिए लंदन जाना होता है, लेकिन एक रात पहले वो अपने दोस्त दशमी को आइसक्रीम खाने के लिए बुलाती है
दशमी अपने स्कूटर पर घर से बाहर निकलती है, मगर जब वो नंदिनी के पास जाती है तभी रास्ते पर वो 3 लड़के उसका गैंग रेप कर देते हैं। उसके बाद दशमी को मारकर उसकी बॉडी को फेंक भी देते हैं। पुलिस को उसकी बॉडी 2 दिन बाद मिलती है और जब उसके पिता जगदीश प्रकाश इस केस को लड़ने की कोशिश करते हैं तो वो लोग उसे भी मार देते हैं और इस कत्ल को सुसाइड का रूप दे देते हैं। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में वापस आती है और ये नंदिनी की तमाम बातें पार्थ सारथी रिकॉर्ड कर लेता है और नंदिनी से कहता है कि अब मैं नेक्स्ट हियरिंग में इस केस को गलत साबित करूंगा क्योंकि तुम्हारी रिकॉर्डिंग ये बहुत बड़ा एविडेंस है। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। नंदिनी काफी मायूस हो जाती है क्योंकि अब वो केस हार जाएगी। अगली हियरिंग में नंदिनी अपने बैग में एक पिस्टल छुपा कर रखती है क्योंकि वो जानती है कि उसे इंसाफ नहीं मिलेगा और अगर कानून की तरफ से इंसाफ ना लड़ पाए तो वो उन रेपिस्ट को खुद अपने हाथों से इंसाफ देगी। मगर जैसे केस की हियरिंग शुरू होती है तो ऑफिसर पार्थ सारथी अचानक नंदिनी की साइड लेते हैं और कोर्ट के अंदर एक फेक एविडेंस पेश कर देते हैं जो कि इस गैंग रेप को साबित कर देता है। अब कोर्ट दोनों तरफ के एविडेंसेस सुनते हैं और उसके बाद उन तीनों मुजरिमों को मौत की सजा सुनाई जाती है और इस तरह नंदिनी ये केस जीत गई है। वो पार्थ सारथी का बहुत शुक्र अदा करती है, बहुत ही खुश भी होती है क्योंकि जगदीश प्रकाश और उसकी बेटी को इंसाफ मिल गया है। और दोस्तों यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।